गुड मॉर्निंग बेटा। आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक सेल के बारे में। इलेक्ट्रिक सेल जब हम सुनते हैं, जब हम समझते हैं तो हमारे दिमाग में यही बात आती है कि इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक करंट का सोर्स है। लेकिन एक्चुअली बेटा उस करंट को फ्लो करवाने के लिए पोटेंशियल डिफरेंस चाहिए, और उस पोटेंशियल डिफरेंस को क्रिएट करने के लिए कहीं ना कहीं वर्क करना पड़ता है, और वो वर्क कौन करता है, इलेक्ट्रिक सेल करता है। तो इस तरह से हम कहेंगे इनडायरेक्टली जो सेल है ना, वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, करंट का सोर्स नहीं बोलेंगे, क्योंकि करंट के जो है, करंट उसके पीछे जो है एनर्जी है उसका कारण। ठीक है, तो क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का एक सोर्स है। जो सेल होते हैं बेटा वो दो तरह के हम पढ़ेंगे, ड्राई सेल और इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। जो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है वो आप 12th केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यूनिट का नाम है आपके। ठीक है, केमिस्ट्री में डिटेल से होता है। इसके अंदर आप जो नेरनेस्ट इक्वेशन यूज करके पोटेंशियल भी निकालेंगे इसके अंदर। ठीक है, तो वो केमिस्ट्री के अंदर आप अच्छे से पढ़ लेंगे। दूसरा होता है ड्राई सेल। बेटा ड्राई सेल हम नॉर्मल देखते हैं हमारे घरों में, जो दीवार घड़ी होती है उसके अंदर भी ड्राई सेल होता है। ड्राई सेल के अंदर क्या होता है, बीच में तो बेटा एक कार्बन की रोड होती है। ठीक है, उसके ऊपर मेटल कैप होती है, बाहर से उसका जिंक का कवर होता है, और उसके अंदर अमोनियम क्लोराइड का सॉल्यूशन डला होता है, सॉल्यूशन नहीं, पेस्ट डली होती है। ठीक है, जो उसमें केमिकल रिएक्शन होती है, उस केमिकल रिएक्शन की वजह से उसके अंदर जो एनर्जी है वो बनती है और वो करंट को फ्लो करवाती है। ठीक है, तो बेसिक आइडिया क्या है बेटा कि इलेक्ट्रिक सेल होता क्या है, हमें ये तो पता चले। तो इलेक्ट्रिक सेल छोटी क्लास में भी हम पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिक सेल क्या है, इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स है। अब सेल को अगर हमें दिखाना पड़े कहीं भी, तो हमारा सिंबल जो है सेल का वो इस तरह से। ठीक है, बड़े वाला पॉजिटिव, छोटे वाला नेगेटिव, ये है सेल का सिंबल। हमने पहले भी छोटी क्लास में इसको देखा है। अब सेल जो है ना, उसको हम कंबाइन कर देते हैं। क्या कर देते हैं, अगर सर्किट बड़ा है या हमें ज्यादा वोल्टेज चाहिए, ज्यादा करंट चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग क्या है, हम अपनी सुविधा के कारण, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग सेल को कंबाइन करते हैं। तो सेल का भी जैसे रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन पढ़ा है ना हमने, सीरीज पैरेलल, वैसे ही सेल का भी हम कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे इससे अगले लेक्चर में। ठीक है, तो सेल का जो कॉम्बिनेशन होता है बेटा, उसको हम इन शॉर्ट बैटरी बोलते हैं। ठीक है, और ये आप 5th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं, 6th में भी पढ़ते हैं। ठीक है, व्हाट इज बैटरी, बैटरी इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, 2 और मोर सेल। ठीक है, तो सेल के अंदर आपको ध्यान ये रखनी है कि सेल इलेक्ट्रिक एनर्जी का सोर्स होता है, सेल का ये सिंबल है, सेल को अगर कंबाइन कर दे तो उससे बैटरी बनती है। अब वो कॉम्बिनेशन जो है सेल का, वो इंपॉर्टेंट है, वो हम इसे अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। जो अभी तक हमने किया है ये बेसिक चीज है, ये अब से पहले भी आ चुकी है, कोई पूछता नहीं है आपसे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक सेल जो होता है बेटा, इसकी खास प्रॉपर्टी जो है हमें 2 पढ़नी है। क्या पढ़नी है, 2 इसकी खास प्रॉपर्टी जो है पढ़नी है। पहली तो है बेटा EMF। ठीक है, या फिर सेल के कॉम्बिनेशन का भी हो सकता है, बैटरी का भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि सेल का EMF होगा, बैटरी का भी होगा, क्योंकि बैटरी भी तो सेल से ही बनी है। ठीक है, तो सेल या बैटरी, इन दोनों के पास 2 कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, एक तो EMF, ठीक है, और दूसरा है बेटा इंटरनल रेजिस्टेंस। ठीक है, कौन सी 2 बातें हैं बेटा, एक तो EMF और दूसरा है इंटरनल रेजिस्टेंस। ये EMF होता है बेटा, इसको हम जनरली या तो ऐसे लिखते हैं, ठीक है, बुक्स के अंदर ऐसा मिलेगा, या फिर कई बुक्स में कहीं इसको कैपिटल E से भी लिख दिया जाता है, और किसी बुक में बेटा इसको स्मॉल E लेटर से भी लिखा जाता है। ये सिंबल है बेटा, EMF अगर हमें कहीं लिखना हो तो ये इस तरह से हम लिखते हैं। इंटरनल रेजिस्टेंस का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल r। ठीक है, उसका सिंबल। अब EMF को अगर हम पूरा देखें तो EMF की फुल फॉर्म क्या होती है, E मीन इलेक्ट्रो, M फॉर मोटिव, फोर्स। ठीक है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ठीक है, EMF की फुल फॉर्म क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। अब इसको अगर हम
अपनी तरीके से इसको अगर एनालाइज करने की कोशिश करें तो हम क्या बनाएंगे, देखो इसका इलेक्ट्रॉन इन चार्ज या इलेक्ट्रॉन, मोटिव का मतलब चलाने वाला, ठीक है। मोटिव का मतलब जैसे लोकोमोटिव होता है, ठीक है, इंजन को लोकोमोटिव बोलते हैं जो ट्रेन को चलाता है, खींचता है, तो वैसे ही चार्ज को चलाने वाला। फोर्स का मतलब जनरल चीज है, फोर्स तो हम समझते हैं, ठीक है। तो ईएमएफ की फुल फॉर्म तो हुई इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन अगर हम दिमाग में ये बैठा लें कि ये एक फोर्स है तो ये बात 100% रॉन्ग, ठीक है। और जनरली क्वेश्चन यही पूछता है इससे, यही चीज इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज ए फोर्स, या फिर ऐसे आएगा इज ईएमएफ इज ए फोर्स, ठीक है, या फिर ऐसे पूछ लेगा व्हाट इज एसआई यूनिट ऑफ ईएमएफ, ठीक है। तो तीनों ही चीजों में, तीनों ही क्वेश्चंस में हम बुरी तरह से फंसते हैं। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स तो बेटा इसका जो हमने खोला है, इसका फुल फॉर्म बनाई है, उसके अंदर फोर्स जरूर है, लेकिन ये एक फोर्स नहीं है। सबसे पहली बात तो हम ये समझेंगे कि ईएमएफ फोर्स नहीं है बिल्कुल, ठीक है। इसकी यूनिट जो है, फोर्स की यूनिट होती है न्यूटन, इसकी यूनिट बिल्कुल भी न्यूटन नहीं, एक बात तो है। अब ये फोर्स नहीं है तो ये है क्या? ये फोर्स नहीं है बेटा, ये इलेक्ट्रॉन को चलाता नहीं है, ये इलेक्ट्रॉन के चलने का कारण बनता है, समझ रहे हो ना। किसी कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को मूव करवाता नहीं है, उसके मूव होने का कारण बनता है। और ये चीजें आपने पढ़ी हैं, बिल्कुल अच्छी तरह से पढ़ी है। अभी जस्ट हमने बताया भी था, पिछले जो हमारा फर्स्ट जो था ना, फर्स्ट यूनिट थी हमारी, उसमें पोटेंशियल का कहीं ना कहीं नाम आया, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि किसी भी चार्ज को मूव करवाने के लिए वर्क करना पड़ता है, ठीक है। तो उसी तरह से अगर कोई चार्ज किसी कंडक्टर के अंदर मूव कर रहा है या चल रहा है तो उसके पीछे कारण है, वो कारण क्या है? वर्क है। और वर्क क्या है? वर्क एनर्जी तो है। वर्क और एनर्जी तो 11th क्लास से हम पढ़ते आ रहे हैं कि वर्क अगर हुआ है तो एनर्जी थी, अगर वर्क करना चाहते हो तो एनर्जी चाहिए, ठीक है। तो वर्क एनर्जी तो इकट्ठी कंबाइन। तो इसका मतलब क्या है कि ये फोर्स नहीं है, ये एनर्जी है, ठीक है। अब ये एनर्जी है, ये चार्ज के ऊपर लग रही है ना, जिसको मूव करवा रहे हैं उस चार्ज के ऊपर ही तो लग रही होगी। तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स एक्चुअली, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, विच इज कॉज ऑफ मोशन या फिर ड्रिफ्ट बोल दो। ड्रिफ्ट वेलोसिटी होती है ना इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने के बाद। तो क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इज नॉट ए फोर्स एक्चुअली, इट इज एनर्जी पर यूनिट चार्ज। दोबारा से देखो, एनर्जी पर यूनिट चार्ज, ठीक है, विच इज कॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग, विच इज कॉज ऑफ ड्रिफ्टिंग इलेक्ट्रॉन्स इन ए कंडक्टर। किसी भी कंडक्टर के अंदर यूनिट चार्ज के ऊपर या किसी चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है जिससे कि वो ड्रिफ्ट हो जाए। ड्रिफ्ट का मतलब चलने लग जाए कंडक्टर के अंदर। ड्रिफ्ट वेलोसिटी पढ़ी थी ना हमने। तो किसी भी कंडक्टर के अंदर चार्ज को ड्रिफ्ट करने के लिए उस चार्ज के ऊपर कितनी एनर्जी लग रही है, इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स या ईएमएफ। अब ध्यान से देखो, एनर्जी और चार्ज ये कोई कहीं सुना सुना दिखा दिखा लग रहा है ना, जाना पहचाना। एनर्जी होता है बेटा वो वर्क का ही एक फॉर्म होता है, ऐसे समझ लो। तो एनर्जी को वर्क लिख दे और नीचे चार्ज, W/Q तो पोटेंशियल होता है। क्या होता है? पोटेंशियल होता है ना। तो वही पोटेंशियल है बेटा ईएमएफ, ठीक है। लेकिन एक खास बात है, ये पोटेंशियल है तो इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट भी इसकी वही होगी जो पोटेंशियल की है। बिल्कुल सही बात है। ईएमएफ की जो यूनिट है बेटा, नोट करना इस चीज को, ईएमएफ की जो यूनिट है वो क्या है? वोल्ट। क्या है? वोल्ट, क्योंकि पोटेंशियल की यूनिट वोल्ट ही है ना। इतना सब करने के बाद भी ये कंफ्यूजन और है। वो कंफ्यूजन क्या है? वो कंफ्यूजन ये है बेटा कि जो ईएमएफ है और जो पोटेंशियल है, ये जब एक ही चीज है तो इसको अलग अलग क्यों लिख रहे हैं हम? क्यों दिमाग खराब करें किसी और का, क्यों हमारा करें? समझ रहे हो ना? इतना तो आ ही होगा। कॉपी में हम भी लिखते हैं, नोट्स बना रहे हैं, अपने लिख रहे हैं,
तो यहाँ भी इसकी यूनिट वोल्ट, इसकी भी यूनिट वोल्ट, तो इसको क्यों ईएमएफ में फंसा रहे हैं? इसको सीधा नहीं लिखते पोटेंशियल, ठीक है। तो इसके पीछे का कारण एक और है बेटा कि ईएमएफ जो होता है किसी सेल का या बैटरी का, ये उस टाइम का पोटेंशियल होता है जब उसमें से करंट फ्लो नहीं हो रहा हो। ईएमएफ हमेशा किसका होगा? ओपन सर्किट का होगा। किसका होगा? ओपन सर्किट का। क्या है ये? ओपन सर्किट का क्या है? पोटेंशियल। पोटेंशियल समझ गए? किसी बैटरी या फिर किसी सेल के अंदर हमने सर्किट बनाया है ना, वो ओपन कर दो। ओपन कर दो मतलब खोल दो तार उसके, या फिर ऐसे बोलो कि ये सेल है, ये सेल मैंने उठा लिया, इसको सर्किट में नहीं लगा रखा। अब इसके दोनों एंड्स के अबाउट जो टर्मिनल है, जो इसके दोनों एंड्स के अबाउट जो पोटेंशियल है, उसी को हम ईएमएफ बोलते हैं। सर्किट के अंदर लगा के अगर हम पोटेंशियल चेक करेंगे तो 1.5 नहीं मिलेगा, ठीक है। तो अब समझे ना बेटा, एक चीज क्लियर हुई। क्या चीज हुई? कि जो ईएमएफ होता है वो एक्सटर्नल फोर्स नहीं होता, वो वर्क डन पर यूनिट चार्ज होता है। या सीधी सीधी बात करें, अब तो समझदार हो गए ना। अब सीधी सीधी बात करें तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स नहीं होता, इसकी यूनिट न्यूटन नहीं होती। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो होता है वो पोटेंशियल डिफरेंस ही होता है, तो इसलिए इसकी यूनिट वोल्ट होगी। लेकिन ये खास बात इसमें ये है कि ये ओपन सर्किट का होता है, ठीक है, सीधे सेल का, सर्किट में नहीं जोड़ रखा, तब उसका जो पोटेंशियल डिफरेंस है उसको हम ईएमएफ बोलते हैं। तो यहाँ से एक बात और निकल के आई कि भाई सर्किट के अंदर लगाएंगे तो उसमें से करंट फ्लो होगा, कुछ ना कुछ पोटेंशियल लो जाएगा, डाउन जाएगा। तो इसका मतलब कह सकते हैं कि ईएमएफ जो होता है ना वो मैक्सिमम होता है। ईएमएफ क्या होता है? किसी भी सेल का मैक्सिमम पोटेंशियल भी होता है। क्या होता है बेटा? मैक्सिमम पोटेंशियल। इससे ज्यादा पोटेंशियल हो ही नहीं सकता, क्योंकि सर्किट में ही लगा करने से ज्यादा इतना है, सर्किट में लगने के बाद तो डाउन जाता है पोटेंशियल, ठीक है। तो इस तरह से इतना ईएमएफ के बारे में आज हमने सीखा है, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इस चीज के बारे में देखें। ये है इंटरनल रेजिस्टेंस, ठीक है। इंटरनल ईएमएफ कंप्लीट हो गया ना। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? अब सेल के पास जैसे ईएमएफ होता है ना, सेल या बैटरी दोनों के, जैसे इसके पास ईएमएफ होता है वैसे ही इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। अब रेजिस्टेंस से तो आप समझ गए, रेजिस्टेंस क्या है? रेजिस्टेंस तो करंट को अपोज करता है, और इंटरनल का मतलब नाम से समझ में आ रहा है। वैसे तो कोई सेल लिया, कोई बैटरी ली, इसके इंटरनल, इसके अंदर का रेजिस्टेंस, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। जब किसी सेल या बैटरी को सर्किट में लगाते हैं तो वो खुद भी करंट को क्या करता है? अपोज करता है, रोकता है, ठीक है। उस चीज को इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। अब इसकी डेफिनेशन लिख लीजिए, पेपर में पूछा जाता है बेटा, इंटरनल रेजिस्टेंस पूछा जा चुका है, ठीक है। जब मैं इस यूनिट के क्वेश्चन भेजूंगा कंप्लीट होने के बाद, तो उसके अंदर आप चेक कर सकते हैं, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस क्या है? इंटरनल रेजिस्टेंस इज रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय ए सेल और बैटरी, इतना का चलेगा, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस इज ए रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय सेल और ए बैटरी, या फिर और अच्छी तरीके से हम बनाना चाहें तो ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अपोजिशन ऑफ करंट, इट इज अपोजिशन ऑफ करंट। करंट अकेला नहीं लिखते बेटा, इलेक्ट्रिक करंट लिखते हैं। तो अपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ऑफर्ड बाय ए सेल और ए बैटरी, ठीक है। किसी सेल या बैटरी के द्वारा जो करंट को अपोज करता है, ठीक है, या अपोज किया जाता है, उस चीज को हम क्या बोलेंगे? इंटरनल रेजिस्टेंस बोलेंगे। और एक्चुअल में हर सेल या बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। यही कारण है बेटा हमें ईएमएफ अलग से पढ़ना पड़ेगा,
क्योंकि जब सर्किट के अंदर लगाएंगे ना तो बाहर वाला जो चीज हम लगाएंगे उसका रेजिस्टेंस तो होगा ही होगा, खुद सेल का भी रेजिस्टेंस होता है। इस वजह से जो ईएमएफ जो है उससे ज्यादा हमें पोटेंशियल मिल ही नहीं सकता, ठीक है ना। चलो अच्छे से तो ये समझना। अब देखो एक चीज समझते हैं हम, उसके बाद ईएमएफ और इंटरनल रेजिस्टेंस दोनों कम वो हो जाएंगे, ठीक है। इंटरनल रेजिस्टेंस की हम वैल्यू भी निकाल